आई थिंक ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हीरोज हम उन्हें मानते हैं जो जहरीले पान मसाला की ऐड करते हैं। देश के सैनिकों का हम सम्मान करें या ना करें, लेकिन सोल्जर्स की मूवी में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स को हम जरूर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन रुकिए, आज का ये वीडियो आपको एक ऐसे रियल हीरो को याद दिलाने के लिए बनाया गया है जिसने 5000 से भी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम करके रखा था। जी हाँ, हम बात करें स्वराज बचाओ और स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले राजीव दीक्षित जी के बारे में। राजीव दीक्षित जी, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने पूरे देश को आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस बताया और काउ स्लॉटरिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि शायद सच्चाई के साथ चलने की वजह से ही उन्हें सिर्फ 43 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है, यहाँ तक कि विदेशी सरकार भी इनकी इन्फ्लुएंस से डरती थी। तो दोस्तों, राजीव दीक्षित जी की कहानी शुरू होती है 1967 से, जब यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित जी शुरू से ही एक ऐसे बच्चे थे जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा लगाव था, और इसी इंटरेस्ट की वजह से वह अलीगढ़ में अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके बीटेक करने इलाहाबाद चले गए, और फिर इलाहाबाद पढ़ाई ख़त्म करके उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमए कंप्लीट किया। आगे की पढ़ाई के लिए वह फ्रांस भी गए और फिर वहाँ से उन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर डिग्री लेने के बाद से राजीव जी फ्रांस के ही एक इंस्टीट्यूट में एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम करने लगे। इसलिए उन्हें CISR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करने का मौका मिल गया था, और यहाँ पर उन्होंने APJ अब्दुल कलाम सर के साथ भी काम शुरू किया था। हालांकि दोस्तों, तभी एक ऐसा मिस हैपनिंग हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था, खासकर भोपाल वासियों को। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 1984 की उस काली रात की, जब करीब 1 बजे भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस लीक हो जाती है। यह गैस इतनी खतरनाक थी कि इस दुर्घटना ने करीब 20,000 लोगों की जान ले ली, और तो और इस गैस ने फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को इतनी बुरी तरह से हार्म किया कि काफ़ी लोग सारे परमानेंटली डिसेबल हो गए। यहाँ तक कि आज भी भोपाल की नई जनरेशन में इसका असर देखने को मिलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस दुर्घटना के बाद से कंपनी सरकार को सिर्फ 77 करोड़ देकर मामला रफा दफा कर देती है, और इस तरह से पीड़ितों के परिवार को लगभग ना के बराबर कंपनसेशन मिलता है। यह दुर्घटना दुनिया के सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है, और इसने राजीव दीक्षित जी को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया था। और इस गैस ट्रेजेडी के बाद से ही उन्होंने मन बना लिया था कि सारे करप्ट विदेशी कंपनियों को वे भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है राजीव दीक्षित जी की असल कहानी। राजीव भाई बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि बिना भारत के इतिहास जाने वह स्वदेशी अपनाओं का संकल्प पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इंडिया के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। राजीव जी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में स्टडी करने के लिए साथ साथ भारतीय गुलामी दौर को भी जाना। उन्होंने आज से 3000 साल पहले हमारे सुसुप्त और वाक्यपट जैसे महर्षि मुनियों के द्वारा लिखी गई किताबें जैसे सुसुप्त संहिता और अष्टांग हृदय को भी डिटेल में पढ़ना चालू किया। और हाँ, अपने स्टडी के लिए उन्होंने इंग्लैंड से कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी निकलवाए, और फिर इंडिया को, इसके इतिहास को अच्छी तरह से समझने लगे। इसके बाद राजीव दीक्षित अपने संकल्प को अंजाम देने के लिए 1992 में अपना जॉब छोड़कर आज़ादी बचाओ आंदोलन में पूरी तरह से लग गए। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। असल में बात यह थी, 1991 में इंडिया का इकोनॉमी डूबने के कगार पे था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को इंडिया में ट्रेड करने की खुली छूट मिल गई थी। वैसे विदेशी कंपनियों के आने से इंडिया को कुछ फायदे तो जरूर हुए, जैसे लाखों इंडियंस को नौकरी मिलना चालू हो गई, देश भर में पैसों का सर्कुलेशन बढ़ने लगा। इन्हीं वजह से धीरे धीरे इंडिया की GDP ऊपर आने लगा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ विदेशी कंपनियों की वजह से इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की अपनी ही खुद की कंपनी लॉस में जा रही थी। इसके अलावा इन विदेशी कंपनियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी, जैसे कि बहुत सारी विदेशी SMFG कंपनी खराब क्वालिटी इंटीग्रेशन से बनने वाली फूड प्रोडक्ट्स को इंडिया में धड़ल्ले से बेच रही थी। जैसे कि भारत के प्रोडक्ट्स में कंपनी पॉम ऑयल का यूज़ कर रही थी, तो वहीं US और UK के सेम ही प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, विदेशी कंपनियों के इन्हीं मनमानी को रोकने के लिए और इंडिया को अपने घरेलू बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजीव दीक्षित ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अपने 20 सालों के आज़ादी बचाओ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए जिसे कोई भी इंसान करने की तो छोड़ो, कोई हिम्मत करने की भी नहीं सोच सकता।
इस आज़ादी बचाओ आंदोलन के दौरान राहुल दीक्षित जी ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक और लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि राजीव दीक्षित ने अपने जीवन काल में करीब करीब 300 से ज्यादा लेक्चर दिए थे और इन लेक्चर में ज्यादातर वह भारत गुलाम क्यों हुआ, भारत कैसे अभी गुलाम है, एलोपैथ की सच्चाई, स्वदेशी को बढ़ावा देने, रसायन मुक्त खेती और भारतीय राजनीति से सब्जेक्ट पे खुलकर बोलते थे। अपने लेक्चर में राजीव दीक्षित इंडिया में बने लोकल प्रोडक्ट का यूज करने पर जोर दिया करते थे और विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ना खरीदने की सलाह देते। उनका मानना था कि विदेशी कंपनीज के द्वारा बनाए गए ज़्यादातर प्रोडक्ट लो क्वालिटी के होते हैं, जिनमें 3 सबसे खराब इंटीग्रेट्स भर भर कर डाले जाते हैं: पाम ऑयल, मैदा और चीनी। इन प्रोडक्ट्स के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से हार्ट अटैक जैसे जानलेवा बीमारियों का खतरा होता था। इसलिए राजीव दीक्षित ने हेल्थ टॉनिक के नाम पर बिकने वाली चीज़ों की सच्चाई, डाटा और फैक्ट्स के बेसिक पर जनता के सामने एक्सपोज किया है। राजीव दीक्षित लोगों को पाम ऑयल के नुकसान के बारे में भी बताते थे। अब दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया कि आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू करने से पहले राजीव दीक्षित ने 6 से 7 सालों तक इंडिया और उसके इतिहास को स्टडी किया था। वैसे ही अपने लेक्चर में लोगों को होम्योपैथी और आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस बताने से पहले उन्होंने खुद 8 साल तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी की थी। और दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि राजीव दीक्षित को सिर्फ लाइमलाइट नहीं चाहिए थी, वो तो सच में इंडिया के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। राजीव दीक्षित जितना होम्योपैथ और आयुर्वेद को सपोर्ट करते थे, उससे 100 गुना ज़्यादा एलोपैथ के खिलाफ थे। उनका कहना था कि विदेशी मेडिसिन से इंडियंस को सूट नहीं करती और इसका साइड इफेक्ट तो अलग ही है। राजीव दीक्षित हमेशा होम साइंस पर काफ़ी जोर दिया करते थे और अक्सर वह अपने भाषण में भी कहते थे कि 80 रोगों का इलाज तो हमारे किचन में ही मौजूद है। जैसे कि सर्दी ठीक करने के लिए आप हल्दी पानी या हल्दी दूध पिए, खांसी के लिए आप अदरक और पान का थोड़ा जूस बराबर मात्रा में हनी के साथ मिलाकर पिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजीव दीक्षित अपनी ज़िंदगी में 300 से भी ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो जानते थे इंडिया के हर कोने में वह खुद नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को किताबों के माध्यम से इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया, यहाँ तक कि आज भी उनकी किताबों लाखों लोगों की जिंदगियां सुधार रही है। स्वदेशी चिकित्सा, गौ माता पंचगव्य चिकित्सा, जीरो बजट खेती और अष्टांग हृदयम जैसी राजीव जी की सैकड़ों किताबें हैं, जो कि आज भी लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। इतना ही नहीं, इंडिया से काउ स्लॉटिंग को भी पूरी तरह से खत्म करने में राजीव दीक्षित जी का बहुत बड़ा हाथ था। असल में पहले इंडिया में गाय काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन राजीव दीक्षित ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और फिर सालों तक कोर्ट में लड़ने के बाद राजीव दीक्षित जी ने काउ स्लॉटिंग को इंडिया में बैन करवा दिया। और दोस्तों, यह सिर्फ राजीव दीक्षित की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत थी। अब दोस्तों, राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और हर भारतीय की आवाज़ बन रहा था। उनकी आंखें खोल देने वाली बातों ने उन्हें लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर बना दिया। और फिर ऐसे ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजीव दीक्षित पहली बार 1999 में बाबा रामदेव से मिले और फिर कुछ सालों तक टच में रहने के बाद 2009 में दोनों ने साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया। इस ट्रस्ट के चेयरमैन रामदेव थे, तो वही नेशनल सेक्रेटरी राजीव दीक्षित जी। अब दोस्तों, अभी तक तो राजीव दीक्षित जी खुद घूम घूम कर लोगों को एकजुट करते थे, लेकिन रामदेव के साथ जुड़ने के बाद वह टीवी पर भी आ गए और दोनों मिलकर आस्था चैनल के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने लगे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन शायद कुछ लोगों को राजीव भाई की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर जलन होने लगी थी। आई थिंक समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। कुछ ऐसे ही यह सिलसिला चलता गया और साल 2010 आ गया, लेकिन किसको पता था कि कुछ ही महीनों में राजीव दीक्षित जी इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। हमेशा की तरह राजीव दीक्षित इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को विदेशी कंपनियों की मनमानी और एलोपैथ के नुकसान के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे। लेकिन 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में राजीव दीक्षित करीब 2 बजे अपना स्पीच खत्म करके और फिर वह दयासागर नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर हिलाई के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ ही देर के बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और फिर दयासागर के पहुंचने पर वह कहते हैं कि उनके सीने में गैस चढ़ गई है और वह टॉयलेट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी की बात सुनकर दयासागर ड्राइवर को दुर्ग के आश्रम की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहते हैं। हालांकि टॉयलेट जाने के आधे घंटे बाद भी जब राजीव दीक्षित वापस नहीं आए, तब दयासागर उन्हें खोजते हुए टॉयलेट की तरफ गए और देखा कि राजीव जी बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनका केस सीरियस देखकर उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद से राजीव दीक्षित को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन रात 1-2 बजे के करीब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अगले दिन उनकी बॉडी को
उनके घर अलीगढ़ ना ले जाकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ ले जाया गया। इसके बाद से दोस्तों कई तरह की बातें सामने आई, जैसे कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जैसे किसी को जहर देने के बाद से होता है। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया गया और जल्दी से जल्दी उनका दाह संस्कार कर दिया गया। अब दोस्तों वैसे तो राजीव दीक्षित जी की डेथ की स्टोरी मैंने आपको बहुत क्विकली बताया है, बिना किसी का नाम एक्सपोज किए, लेकिन ऐसा क्यों, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उन्हें जहर देकर मार दिया गया था? आप अपनी थिंकिंग राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।